स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम कंटिन्यू करते हैं। समझने की कोशिश कर रहे थे कल कि आखिर लिटरेरी का क्या मतलब है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आलोचना करना है, लेकिन जब हम लिटरेरी की बात करते हैं तो अलग अलग चश्मे की लेंसों से देखना, डिस्कवर करना कि आखिर मीनिंग क्या है। अब उस लेंस की ताकत और कमज़ोरी अलग अलग हो सकती है, उस लेंस की कीमत अलग अलग हो सकती है, और अच्छा तो यही रहेगा कि आप सभी का एक नज़रिया लें, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। लेकिन आखिर वो सब नज़रिए कौन कौन से हैं, उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले बात आती है फॉर्मलिज्म की। जी हाँ, नाम से ही आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, फॉर्मल है। जी हाँ, ये फोर्स करता है राइटर को कि वो वर्क को इस नज़रिए से देखे जो कि उनकी खुद के मायने में हो, यानी कि राइटर के नोशन के हिसाब से। यानी कि कोई इंसान जो है जिसके ऊपर खुद ऐसा उत्पीड़न हुआ है, जिसके ऊपर खुद भेदभाव जिसने झेला हो, और वही भेदभाव से जुड़ी हुई कोई बात लिखे, अत्याचार जिसके ऊपर हुआ हो बचपन में बहुत, या किसी तरह का अब्यूज़ हुआ हो, और वही लिखे, तो वो फॉर्मल तरीका आ जाएगा, बिल्कुल आपकी आप बीती हो जाएगी। इसके अंदर पोइट्री आ जाती हैं और शॉर्ट फिक्शन आ जाते हैं, यानी कि छोटी कहानी होगी तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई होगी। ऐसे वर्क को अगर आपको पढ़ना है, यानी कि फॉर्मलिज्म अंदाज में अगर आपको उसको क्रिटिसाइज़ करना है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, तो आपको साफ साफ उसमें मीनिंग निकल में आ जाएगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि वो उसका फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब किस तरह से कहानी को रचा बसा रखा है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, ताना बाना किस तरह से बना हुआ है, किन शब्दों का चुनाव किया गया है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, भाषा कौन सी यूज़ करी गई है, बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल मीनिंग तो नहीं निकल रहे, हो सकता है निकल रहे हों, ये सब फॉर्मल तरीका है, लगभग सभी को इस बारे में पता है, ये फॉर्मलिज्म का ही पार्ट कहलाता है। और ये एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट कि उसको एकाकी रूप से देखा जाए, आइसोलेशन में, ऑथर की इंटेंट को देखा जाए, मतलब ऑथर की इंटेंट को बिल्कुल साइड कर दिया जाए, वर्क पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देना है हमको। ऑथर किस मंशा से वो लिख रहा है, ऑथर का क्या बैकग्राउंड था, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, जो भी आउटसाइड द टेक्स्ट है उसे बिल्कुल साइड में रख दीजिए। यही है फॉर्मलिज्म। इसी में ही जुड़ जाता है न्यू क्रिटिसिज्म, क्योंकि फॉर्मलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में जब आई.ए. रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा 1929 में। उसी वक्त अमेरिका के क्रिटिक जैसे कि जॉन क्रोरेंसम और रॉबर्ट पेन वॉरन और साथ में क्लेन ब्रूक्स, उन्होंने फॉर्मलिज्म को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको न्यू क्रिटिसिज्म का नाम दिया। तो फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म लगभग साथ ही चलेंगे। थोड़ा सा अंतर है, क्या है वो देखते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो थोड़ा सा फॉर्मलिज्म से अलग है, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म फोकस करता है इमेज पे, क्या प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है, क्या सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं, फिर वो उनकी मदद से मीनिंग तक पहुंचता है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि ये भी राइटर की इंटेंट को साइड में रख देता है, मतलब टेक्स्ट से जो भी चीज़ बाहर होगी उसे आप भूल जाइए। यहाँ तक कि जो ट्रेडिशनल फॉर्मलिस्ट हैं वो अटैक करते हैं न्यू क्रिटिक्स को। उनका कहना है कि आप उल्टा ध्यान नहीं देते हैं, टेक्स्ट को और ज़्यादा ध्यान से देखिए, उनका मानना है। अब जब न्यू क्रिटिसिज्म की बात आती है तो उसमें कौन से वर्क हैं? जी हाँ, क्रोडेंसन का वर्क है द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 और क्लेन ब्रुक का वर्क द वेल रॉट अर्न 1947।
दोनों ही बहुत खास हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है द वेल डॉट अर्न। न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में और आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।